हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और कक्षा 12 गणित की क्लास के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 1 को देख रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इससे पहले मैं वीडियो आपको दे चुका हूं जिसमें मैंने संबंध के प्रकार यानी समतुल्य, सममित और संक्रामक को बताया है और फलन के प्रकार आपके हो गए थे एकेकी और आच्छादक। इनके बारे में मैंने बता दिया। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देखिए। अच्छा, आप एक्सरसाइज 1.2 पर आने से पहले एकेकी और आच्छादक जो आपके फलन थे उनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आपको मेनली परिभाषा ध्यान रखनी है और डायग्राम ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। मैं बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं है, बस डायग्राम और परिभाषा, दो चीज, बस खत्म। तो एक एक ही क्या है, 1 तो प्रांत में उपस्थित, प्रांत क्या होता है आपका पहला वाला समुच्चय, ठीक है ना। प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, यानी दूसरा वाला समुच्चय, तो प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उस फलन को एकेकी फलन कहते हैं। और आच्छादक फलन क्या था कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में निश्चित और अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उस फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। बस इतनी सी बात थी। एक बार डायग्राम में और इसको देख लेते हैं कैसा होता है। कि मान लीजिए आपके दो समुच्चय ये दिए, ठीक है, ये आपका x है और ये y को डिनोट कर रहा। अब क्या है कि मान लीजिए यहां पर कुछ अवयव है, यहां पर इसको हम कहते हैं प्रांत, पहले वाले को क्या बोलते हैं हम, प्रांत। और पहले वाले में जो अवयव होते हैं वो कहलाते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहलाते हैं, पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं, इनको ध्यान रखना। दूसरा वाला जो समुच्चय होता है उसको हम बोलते हैं सह प्रांत यानी कोडोमेन, और इसमें जो अवयव होते हैं उसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब। जो अवयव होते हैं उसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब। तो प्रांत में जो अवयव होंगे उनका अगर प्रतिबिंब हर एक का बन रहा, हर एक का बन रहा, ठीक है, हर एक का प्रतिबिंब बन रहा, तो उसे हम कह देंगे एकेकी, यानी कि सिंगल सिंगल बने, ठीक है, सिंगल सिंगल बन रहा है तो वो कहलाएगा एकेकी। और यदि सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं वो अगर छूटे ना, वो अगर छूटे ना, मतलब यहां पर 5 होते तो ये 5वें का भी बनना चाहिए, यहां अगर 6 होते तो 6वें का भी बनना चाहिए था। तो जितने भी अवयव हैं उनका अगर पूर्व प्रतिबिंब बन जाए तो वो कहलाएगा आच्छादक। बस इतनी सी बातें ध्यान रखना। यदि प्रांत में जितने अवयव हैं उनका सिंगल सिंगल अटैचमेंट यहां से हो जाए दूसरे वाले सह प्रांत से, तो एकेकी कहलाएगा। और यदि सह प्रांत में जितने अवयव हैं उनका अटैचमेंट प्रांत से हो जाए, सह प्रांत में कोई भी चीज छूटे ना, तो वो आच्छादक कहलाएगा। अब चलिए क्वेश्चन 1.2 देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का जो पहला सवाल है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट Ra टेंड्स टू Ra एकेकी तथा आच्छादक है, जहां Ra सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब यदि आपको ऋणोत्तर नहीं पता तो यहां पर आपको ऋणोत्तर पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर ये होता है, ठीक है। ऋणोत्तर का मतलब यहां से नॉन जीरो, मतलब ऐसी वास्तविक संख्या जिसके अंदर जीरो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। यहां पर ऋणोत्तर से मतलब है आपका कि ऐसी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर हर एक संख्या आती है, जितनी भी आप संख्याएं सोच सकते हैं वो सारी संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। किसको छोड़ के, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़ के ये नहीं आएगी, ठीक है। ये वास्तविक संख्या नहीं कहलाती, ये काल्पनिक संख्या कहलाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या नहीं आएगी, वो काल्पनिक संख्या होती है। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इसमें ऋणोत्तर लिखा है, तो ऋणोत्तर का मतलब है नॉन जीरो, इसका मतलब इसके अंदर जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। संख्याओं का समुच्चय है यदि प्रांत Ra, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको इतना दिखाना है, ठीक है, आपको इतना दिखाना है कि एकेकी तथा आच्छादक है f(x) बराबर 1/x के लिए, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि Ra को n से यानी नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत यानी वास्तविक संख्या ही रहे तो भी क्या है परिणाम सत्य होगा, तो आपको ये बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को तो देख लेते हैं। आपको दिया गया है, आपको दे रहा है कि f(x) बराबर 1/x, f(x) क्या कहलाता है, y कहलाता है, तो y बराबर 1/x। तो पहला समुच्चय आपको तो वास्तविक संख्या कह रहा है, दूसरा समुच्चय भी आपको वास्तविक संख्या कह रहा है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत आपको जीरो नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अटैचमेंट की यानी मैपिंग की बात करें, मैपिंग किस प्रकार से हो रही, तो अगर हम x का मान 1 रखें तो y का मान आपको 1 मिलेगा यहां से,
x का मान अगर आपने 1 रखा तो y का मान 1 मिलेगा। मान लीजिए अगर आप x का मान 2 रखते तो y का मान कितना मिलता, 1/2 मिलता। इसी प्रकार अगर आप x का मान 1/2 रखते तो आपको y का मान 2 मिलता। अगर आप x का मान -2 रखते तो आपको -1/2 मिलता, -1/2 रखते तो -2 मिलता। यानी आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रांत है, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सिंगल मैपिंग हो रही, सिंगल प्रतिचित्रण बन रहा। जब ऐसा हो रहा है तो एक ही है। क्या कहेंगे कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में अद्वितीय है, तो एक ही है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो छूट रही हो, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो छूट रही हो। यहां पर भी आपको जीरो नहीं लेना है क्योंकि ऋणोत्तर कह रहा था नॉन जीरो है, ठीक है, वहां पर भी जीरो नहीं लेंगे। जब यहां जीरो है नहीं तो यहां तो जीरो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, दोनों में जीरो नहीं लेना था, ये ध्यान रखना था। और यहां पर आप देख रहे हैं कि सह प्रांत में जो ये सह प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का कुछ ना कुछ आपको प्रांत में मिलेगा। आपका कोई ना कोई यहां पर अवयव है जिसके लिए मैपिंग इसके अंतर्गत होगी कि नहीं होगी। बस डायग्राम अच्छे समझने और कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। समझ गए आप बात। तो आपको क्या कह देना है कि एक ये लिए क्या हो जाएगा कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसलिए फलन एक ही है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या सिद्ध कर देंगे कि f(x1) बराबर f(x2), fx था 1/x, तो 1/x1 बराबर 1/x2, तो हम कह रहे हैं कि x1 बराबर x2, इसलिए फलन एक ही है। और अच्छा तक में आपको क्या दिखा देना है कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, ये आपका सह प्रांत है, तो सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव जितने भी अवयव उनका पूर्व प्रतिबिंब, ये वो कह रहा था आपका पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, तो पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, इसलिए फलन आच्छादक है। ठीक है, तो हम यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालें, आपको fx बराबर 1/x दिया था, fx की क्या होता है, y होता है, तो y बराबर 1/x, यानी x बराबर 1/y। अतः सिद्ध है कि फलन एक ही तथा आच्छादक है। तो ये पहला हो गया, फलन एक ही तथा आच्छादक है, ये सिद्ध कर दिया अपन ने। अब आगे वो कह रहा था यदि प्रांत में, यदि पहले को r की जगह n ले लें, यानी वास्तविक संख्याओं की जगह प्राकृतिक संख्याएं ले लें, तो क्या तब भी ऐसा होगा। तो आप यहां ये देखिए कि अगर हम वास्तविक संख्या लेते हैं, वास्तविक संख्या कैसी, 1 2 3 4 ये कहलाती है। तो 1 के लिए क्या बनेगा, 1 के लिए 1 बनेगा, 2 के लिए क्या बनेगा, 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/3, 4 के लिए 1/4। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब क्या कि एक ही तो होगा, मतलब 5 के लिए 1/5 आ जाएगा, 6 के लिए 1/6 आ जाएगा, 7 के लिए 1/7 आ जाएगा, तो एक ही तो हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप देख रहे हैं कि निगेटिव वाली संख्याएं छूट रही हैं। यहां पर 2 है जो छूट रहा है, 3 होगा वो छूटेगा। इसका मतलब क्या कि एक ही तो हो जाएगा, लेकिन सह प्रांत में कुछ जो अवयव है वो छूट जाएंगे, तो आच्छादक नहीं रहेगा। बात क्लियर हो गई मेरी, क्लियर है बात मेरी। कैसे कि फलन एक ही है क्योंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब कहां बनता है, दूसरे वाले में, प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, लेकिन सह प्रांत में उपस्थित कई अवयव जैसे ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। इतना करना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित फलनों की एक तथा आच्छादक गुणों की जांच कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने पुराने वीडियो मुझे देख रखे हैं तो वहां से आपको काफी मदद मिलेगी। चलिए समझिए। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है, बाकी का लिखना वही है आपको, एक की और आच्छादक की परिभाषा, और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपको कि fx बराबर x² द्वारा प्रदत्त दिया हुआ है कि n से n में फलन है, यानी पहला भी आपको समुच्चय प्राकृतिक संख्या को कह रहा है, दूसरा समुच्चय प्राकृतिक संख्या को कह रहा है, और कह रहा है x², यानी अगर x का मान 1 है तो y में यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर x का मान 2 है तो y में क्या मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। x का मान 3 है तो y में क्या मिलेगा, आपको 9 मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ 4 होता तो यहाँ पर क्या मिलता, फिर आपको 16 मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो प्रांत है, प्रांत में प्रत्येक अवयव के लिए कोई ना कोई प्रतिबिंब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, ये कहलाता है प्रतिबिंब और ये कहलाता है पूर्व प्रतिबिंब। तो प्रांत में प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसके लिए फलन एक ही तो हो रहा। फलन कैसा है, फलन एक ही है। ठीक है, एक ही है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि इसे 2 3 और बीच में बहुत सारे नंबर होंगे जो छूट गए।
छूट रहे हैं कि नहीं? तो आप यहां ये कह रहे हैं कि आच्छादक में कई अवयव ऐसे हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं हो रहा। क्लियर है बात? एक एक ही है, आच्छादक नहीं है। इसी प्रकार बाकी सब करने हैं। तो दूसरा देखिए, अब दूसरे में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वही चीज दी है, लेकिन यहाँ जेड के लिए कह रहा है, जेड यानी पूर्णांक इंटीजर। तो जेड क्या कहलाते हैं? इंटीजर नंबर्स कौन कौन होते हैं कि जीरो धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर की, यानी एक्स का मान जीरो तो वाई का मान जीरो, x का मान एक तो y का मान एक, लेकिन अगर x का मान माइनस एक तो y का मान फिर माइनस एक प्लस एक हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। अगर x का मान माइनस एक यहां रखोगे तो y का मान प्लस एक मिलेगा, x का मान दो तो फिर y का मान चार, लेकिन अगर आपने x का मान माइनस दो रखा तो y का मान फिर से आपको चार मिल जाएगा। इसका मतलब क्या कि प्रांत में जो अवयव है उनका सिंगल सिंगल मैपिंग नहीं हो रही, दो के लिए भी दो हो रहा, दो के लिए भी चार हो रहा और माइनस दो के लिए भी चार हो रहा। इसका मतलब क्या कि एक एक ही नहीं है। आपको क्या कहना है कि प्रांत में उपस्थित अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं है क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि f2 बराबर 2 है और f2 बराबर 4 है और f माइनस 2 बराबर 4 हो रहा। इसका मतलब क्या कि फलन एक एक ही नहीं है। और आप यहां देख रहे हैं क्या आच्छादक के लिए क्या कहेंगे कि सह प्रांत में उपस्थित अवयव, ऋणात्मक अवयव का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, है ना। यहां आप देख रहे थे कि निगेटिव संख्याओं के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मैपिंग नहीं हो रही नेगेटिव संख्याओं के लिए, तो इसका मतलब क्या कि आच्छादक भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। आपने ये देखा कि बहुएक हो रहा है, इसको हम बहुएक कहते हैं, एक एक ही नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि दो के लिए भी चार हो रहा, माइनस दो के लिए भी चार हो रहा, तो अद्वितीय मैपिंग नहीं हो रही है। प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, इसलिए एक एक ही नहीं है। और आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे आप कि अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे कि सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं के अलावा कई संख्याएं ऐसी हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो फलन आच्छादक भी नहीं है। इस प्रकार से करना था आपको, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है तीसरा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन आर से आर फलन दिया है आपको। अब आप उसको बताएंगे। तो अगर हम इसमें रखें एक्स स्क्वायर की तरह यहां पर रखें तो जीरो के लिए जीरो मिलेगा, फिर से देखिए एक के लिए एक मिलेगा और माइनस एक के लिए भी एक मिल जाएगा। इसी प्रकार दो के लिए आपको चार मिलेगा, माइनस दो के लिए भी आपको चार मिल जाएगा। तो फलन निश्चित तौर पे एक एक ही नहीं है। क्या कहेंगे कि प्रांत में, लिखते चलिए सुनते चलिए, ठीक है, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता तो एक एक ही नहीं है। और फिर ये कह देंगे कि सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, तो आच्छादक भी नहीं है। इसका मतलब कि एक एक भी नहीं है, एक एक ही भी नहीं हो रहा और आच्छादक भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। चौथे की बात कर लीजिए। तो चौथा कह रहा है कि n से n में x की घात 3 दे रहा। तो जब प्राकृतिक संख्याओं की अपन बात कर रहे हैं तो देखिए एक के लिए अगर हम रखें x का मान 1 तो y में 1 मिलेगा, x का मान 2 तो y के लिए 8 मिलेगा, x का मान 3 तो y के लिए 27 मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि एक के लिए 1 मिल रहा, 2 के लिए 8 मिल रहा, 3 के लिए 27 मिल रहा, इसी प्रकार 4 के लिए 64 मिलेगा, 5 के लिए 125 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में है, ठीक है ना। प्रांत के एक एक की अगर बात करें तो प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, इसलिए एक एक ही है। लेकिन आच्छादक की बात करें तो आच्छादक में आप देख रहे थे कि 2, 3, 4 ये सारी संख्याएं छूट रही हैं। तो आप ये कह देंगे कि सह प्रांत में उपस्थित कई अवयव जैसे 2, 3, 4 आदि के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। इस प्रकार से था, ठीक है ना। चलिए पांचवें की बात कर लेते हैं। आई होप क्लियर रही होगी मेरी बात। पांचवें की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है जेड से जेड में x की घात 3 के लिए कह रहा। अब आपको पता है कि जेड क्या है, पूर्णांक है,
ठीक है, जीरो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है। तो अगर हम मान रखे हैं x का मान 0 तो y के लिए आपको 0 मिलेगा। फिर अगर हम x का मान 1 रखते तो y के लिए 1 मिलता, -1 के लिए -1 मिलता, 2 के लिए 8 मिलता, -2 के लिए -8 मिलता। लेकिन अब आप यहाँ देखिए 3 के लिए आपको क्या मिलता, 3 के लिए आपको 27 मिलता, -3 के लिए आपको -27 मिलता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में प्रतिबिंब अद्वितीय है, इसलिए फलन एक एक ही है। लेकिन सह प्रांत में कई अवयव ऐसे हैं जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो फलन आच्छादक नहीं है। आप देख रहे थे 2 है, 3 है, कई ऐसी संख्याएं जो सह प्रांत में छूट रही हैं। जब सह प्रांत में छूट रही हैं तो आच्छादक नहीं है। इसका मतलब क्या कि एक एक ही हो रहा है, एक एक ही है, आच्छादक नहीं है। इस प्रकार से था, ठीक है, आच्छादक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर बड़े ब्रैकेट में x दिया, इसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f such that r tends to r ना तो एक एक ही है ना आच्छादक है, जहां इस प्रकार से जो x है वो x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। यदि आपने महत्तम पूर्णांक के बारे में नहीं सुना है तो महत्तम पूर्णांक आपकी कक्षा 11 में चैप्टर 2 में है, वहां पर आपको संबंध फलन में बहुत अच्छी तरीके से महत्तम फलन के बारे में बताया गया। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि महत्तम फलन एक्चुअली में होता क्या है। महत्तम फलन का मतलब ये है कि मान लीजिए लिखा है कि 1.2 बड़े ब्रैकेट में इस प्रकार से डिनोट करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 1। अगर लिखिए मान लीजिए लिखा है 1.4 तो इसका मतलब भी 1 होगा। अगर मान लीजिए 1.9 लिखा है तो इसका मतलब भी 1 होता है। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए अगर लिखा है 2.7 तो इसका मतलब है -2, ठीक है। तो कहने का मतलब पूर्णांक को ले लेते हैं। महत्तम पूर्णांक का मतलब ये है कि आप अगर दशमलव की संख्या लिखिए तो आप उसमें से सिर्फ जो पूर्णांक है उसको ले रहे, दशमलव के बाद वाली संख्या को छोड़ दे रहे, बस इतना सा मतलब है और कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात। अब ये कह रहा है कि r से r जो फलन है वो r से r के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया कि rx और ry ले लिया। अब महत्तम फलन की बात हो रही तो 0 के लिए क्या बनेगा, 0 बनेगा। 0.5 के लिए भी आपको 0 ही आएगा क्योंकि इसके दशमलव बाद वाली संख्या लेनी नहीं है, सिर्फ पूर्णांकों को लेना है। 0.7 के लिए भी 0 ही आएगा। -0.5 के लिए भी 0 आएगा क्योंकि 0 प्लस माइनस में तो होता नहीं है, तो माइनस है तो भी 0, प्लस है तो भी 0, ठीक है। 1 के लिए तो 1 के लिए 1 आएगा, 1.2 के लिए भी 1 आएगा, 1.7 के लिए भी 1 आएगा, ठीक है ना। 2 के लिए अगर हम बात करें 2 आएगा, 2.4 के लिए भी 2 आएगा। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि -1 के लिए 1, -1.7 के लिए भी 1 बन रहा है, 2 के लिए आपको 2 बन रहा है, -2.3 के लिए भी आपको 2 बन रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सब प्रांत में उपस्थित हर एक अवयव का, प्रांत में उपस्थित हर एक अवयव की जो मैपिंग है, प्रतिचित्रण है, वो अद्वितीय नहीं है, ठीक है ना। अद्वितीय नहीं है, नहीं यूनिक नहीं है, सिंगल नहीं हो रही। जब सिंगल नहीं हो रही तो एक एक ही नहीं है, क्लियर है बात, एक एक ही नहीं है। एक एक ही होने के लिए क्या जरूरी है कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, ये सह प्रांत कहलाता है, पता आपको, सह प्रांत में जो प्रतिबिंब बने वो सिंगल बने, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा तो एक एक ही नहीं है, क्लियर है बात। और आप यहाँ देख रहे हैं जो सह प्रांत है वहां पर कई ऐसे अवयव हैं जो छूट रहे हैं, तो आच्छादक भी नहीं होगा। जब आच्छादक नहीं होगा तो ये आपका ना एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कैसे कर देना आपको बता देना है कि एक एक ही लिए प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। फलन एक एक ही नहीं है, परिभाषा ध्यान रखनी है बस, ठीक है ना। और आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव, ये सह प्रांत कहलाता है आपका, सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में निश्चित और अद्वितीय, यह बनता पूर्व प्रतिबिंब, अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। अतः सिद्ध है कि महत्तम फलन ना तो एक एक ही होता है और ना ही आच्छादक होता है। इस प्रकार से डायग्राम, एक एक की परिभाषा, आच्छादक की परिभाषा, खत्म बस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको fx दिया है, fx बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन यानी मॉड्यूलस फंक्शन f such that r tends to r ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है, जहां mod x बराबर x यदि x शून्य है तथा mod x बराबर -x यदि x ऋण है। इस प्रकार से वो कह रहा है, ठीक है। तो अब जरा mod x के बारे में लगभग आप सभी को पता होगा। mod x का मतलब क्या है कि यदि 1 दिया है प्लस का mod में तो 1 बनेगा, और अगर -1 भी दिया है तो भी आपको 1 ही प्राप्त होगा। तो ये आपको mod के बारे में क्लियर है बात। चलिए अब डायग्राम से देख लेते हैं है क्या। तो अगर हम मैपिंग करें, यानी मैपिंग का मतलब प्रतिचित्रण, अगर आप मैप करा रहे हैं, अगर आप कनेक्शन करा रहे हैं तो किस प्रकार से होगा, 0 के लिए 0 बनेगा, ठीक है, 1 के लिए 1 बनेगा, लेकिन mod है तो -1 के लिए भी 1 बनेगा, 2 के लिए 2 बनेगा, लेकिन
-2 के लिए भी 2 बनेगा, 3 के लिए 3 बनेगा, लेकिन -3 के लिए भी 3 बनेगा। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब आप यहां देख रहे हैं कि 3 के लिए भी 3 हो रहा, -3 के लिए भी 3 हो रहा, 2 के लिए भी 2 हो रहा, -2 के लिए भी 2 हो रहा। इसका मतलब क्या है कि अद्वितीय मैपिंग नहीं हो रही है, एक एक ही नहीं कहलाया। इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि प्रांत में जितने भी आपके अवयव हैं उनके लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अद्वितीय नहीं हो रहा। तो जब अद्वितीय नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि फलन एक एक ही नहीं है। और अगर हम बात करें आच्छादक की, तो आप यहां देख रहे हैं कि ऋणात्मक जो संख्या है वो ऋणात्मक संख्याओं की मैपिंग नहीं हो रही, ऋणात्मक संख्याओं की मैपिंग नहीं हो रही। इसका मतलब क्या कि फलन आच्छादक भी नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से आपको क्या कह देना है कि एक एक ही जो है प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, सह प्रांत में निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा, डबल डबल में मैपिंग हो रही थी, इसलिए फलन एक एक ही नहीं है। और अगर हम आच्छादक की बात कर रहे थे तो आच्छादक में क्या था कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में निश्चित और अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। अतः से देखिए f such that r tends to r में मापांक फलन यानी मॉड्यूलस फंक्शन ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। क्लियर है मेरी बात ना? मतलब यहाँ पर आप देख रहे थे 3 के लिए 3 मिल रहा था और -3 के लिए भी 3 मिल रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, डबल डबल नहीं होना चाहिए, तो एक एक ही नहीं हो रहा। और यहाँ आप देख रहे थे कि ऋणात्मक संख्याएं छूट रही थी, यहाँ आप ये भी ले सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं छूटती हैं आच्छादक के लिए। जब ऋणात्मक संख्याएं छूट रही थी तो आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक में कोई भी संख्याएं छूटनी नहीं चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r के लिए आपको एक फलन दिया है f(x) इस प्रकार से द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि फलन f(x) आपको दिया है कि 0 है जब x बराबर 0 है, 1 है जब x का मान 0 से बड़ा है और -1 है जब x का मान 0 से छोटा है। तो डायग्राम बना लेंगे, इसको देखेंगे। तो r से r कह रहा था यानी rx बराबर rx और ry कह रहा था, ठीक है, rx ry बना लिया। अब वास्तविक संख्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि 0 के लिए जब 0 है, x का मान 0 है, कब है x का मान 0? जब 0 है, ठीक है। तो जब x का मान 0 है तो फलन का मान भी 0 हो रहा। और ये कह रहा है कि जब x का मान 0 से बड़ा है तो फलन का मान 1 है, x का मान 0 से बड़ा है तो फलन का मान 1 है, और x का मान 0 से छोटा है तो फलन का मान -1 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 1 के लिए भी 1 होगा, 2 के लिए भी 1 बनेगा, 3 के लिए भी 1 बनेगा, 4 के लिए भी 1 बनेगा। यहाँ पर इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि -1 के लिए 1 आएगा, -1 आएगा, फिर -2 के लिए -1 आएगा, -3 के लिए भी -1 आ रहा, -4 के लिए भी -1 आ रहा। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि 0 के लिए तो 0 बना, लेकिन इसके अलावा जितने भी नंबर हैं उन सबका अगर मैपिंग हो रही है, प्रतिचित्रण बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि डबल आप बाकी सबके एक ही बन रहे हैं, 1 के लिए 1 आया और -1 के लिए भी बन रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर प्रांत में उपस्थित जितने भी अवयव हैं उनका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एक एक ही नहीं है, सिंगल नहीं है। जब सिंगल नहीं है तो फलन एक एक ही नहीं है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि आच्छादक में संख्याएं छूट रही हैं, तो आच्छादक भी नहीं है, बस इतनी सी बात है। समझ गए? क्लियर है बात? तो करना क्या है आपको, एक एक ही के लिए कैसे दिखा देंगे कि एक एक ही के मैं वही लिख देंगे, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, इसलिए फलन एक एक ही नहीं है, बस इतनी सी बात है। और आच्छादक के लिए क्या दिखा देंगे कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में निश्चित और पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, इसलिए फलन आच्छादक भी नहीं है। अतः से देखिए फलन ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। बस आपको डायग्राम ध्यान रखना है, परिभाषाएं एक एक ही। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको कि मान लीजिए आपको समुच्चय ए दिया है, बी दिया है और फलन इस प्रकार से आपको डिनोट कर रहा है। अब वो कह रहा है कि ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध करना है आपको कि एफ एक एक ही है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी आपने 2 समुच्चय ले लिए, ठीक है। अब इसकी आप मैपिंग यानी प्रतिचित्रण बनाएंगे। तो मैपिंग जब बनाते हैं तो 1 के लिए 4 बन रहा तो 1 के लिए 4 हो गया, 2 के लिए आप देख रहे हैं 5 है, 2 के लिए 5 कर दिया, 3 के लिए 6 हो रहा तो 3 के लिए 6 हो रहा, ठीक है। इस प्रकार से बना दिया आपने। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जो ए समुच्चय है यानी ए को आप प्रांत बोलेंगे, ए को आप बोलेंगे प्रांत और बी को बोलेंगे आप सह प्रांत, ठीक है ना। और ये यहाँ वाले जो अवयव कहलाते हैं उनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जब अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो फलन एक एक ही हो जाएगा, सिंपल सी बात थी, ठीक है। बस इतना है।
तो क्या कह देंगे आप कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव, अब F1 के लिए 4 हो रहा है, F2 के लिए 5 हो रहा है, F3 के लिए 6 का सह प्रांत में निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उपस्थित है, इसलिए फलन एक एक ही है। अतः सिद्ध है कि फलन एक एक ही यानी 1 1 है, हेंस प्रूव्ड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक एक ही आच्छादक अथवा एक एक ही आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। अच्छा, यदि दोनों हो जाते हैं तो उसे कहते हैं एक एक ही आच्छादी यानी बाइजेक्टिव। ठीक है, या तो वो एक एक ही हो जाए या आच्छादक हो जाए या फिर दोनों चीजें हो जाए, तो आपको ये बताना। तो चलिए देखिए, अब जो पहला आपको क्वेश्चन दे रहा है मैं इसको कैलकुलेटिव वे से बताता हूँ। यदि आप डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेके बता दीजिए कि दिक्कत हो रही है, मैं वहां पर आपको डायग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटिव वे में बताता हूँ कि कैलकुलेशन के तौर पर अगर हम करें तो कैसे करें। आपको पता है कि एक एक ही होने के लिए क्या जरूरी है कि f(x1) बराबर यदि f(x2) है तो x1 बराबर x2 हो जाए, इतना हो जाएगा तो एक एक ही हो जाता है। तो वहीं से हम जरा एक एक ही इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम एक एक ही दिखा रहे हैं यानी f(x1) बराबर f(x2) ये दिखा रहे हैं तो यहां रख देंगे इसके लिए, दोनों के लिए। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2, ये 3 कैंसिल होगा तो ये कितना बचेगा -4x1 बराबर -4x2। अब -4 आप रिमूव कर रहे हो क्योंकि गुणे में है तो हट जाएंगे, तो ये बचेगा x1 बराबर x2। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि फलन एक एक ही है। ठीक है ना, जब फलन एक एक ही हो गया तो अब हम आच्छादक दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आच्छादक दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं कि चूंकि f(x) बराबर आपको दिया है माइनस f(x) आपको दिया है -3 माइनस 4x, ये दिया f(x) की जगह आप y रखोगे, y बराबर 3 माइनस 4x। ठीक है, तो y, अब यहां पर आप x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 3 माइनस y, यानी x बराबर आ गया 3 माइनस y अपॉन 4। अब यहां पर आप कोई भी मान रखो x का या y का, किसी भी प्रकार का अगर आप वैल्यू रखते हो तो वो वैल्यू वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है ना, वह वैल्यू वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। अब जब वह वैल्यू वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी तो फलन आपका आच्छादक भी हो जाएगा। तो बस आप अगर कैलकुलेटिव वे से दिखाना चाहते हो तो इस प्रकार से दिखा दो, और अगर आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही है तो जैसे मैंने आपको कहा वो आप कर सकते हो। तो यहां से आपको पता चला कि फलन एक एक ही भी है, फलन आच्छादक भी है। जब फलन एक एक ही और आच्छादक हो रहा है तो इसका मतलब फलन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि अतः सिद्ध है कि फलन एक एक ही आच्छादी है, या अतः फलन एक एक ही आच्छादी है, बाइजेक्टिव है। अब चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा आपको कह रहा है कि f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है। तो यहां आप देखिए कि अगर आप वैल्यू रखेंगे, यानी अगर x की जगह आपने 1 रखा तो 1 का वर्ग 1 और 1 1 जुड़ेगा तो 2 मिलेगा, यानी 1 के लिए भी आपको 2 मिल रहा। और अगर आप -1 रखोगे तो भी आपको 2 मिलेगा। अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ 2 दूनी 4 1 5 बन जाएगा, तो 2 के लिए 5 बन रहा, -2 के लिए भी 5 बन रहा। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि -1 और 1 के लिए 2 मिल रहा, 2 और -2 के लिए भी 5 मिल रहा। तो यहाँ से आपको पता चला कि फलन एक एक ही नहीं है। ठीक है ना, आप कह देंगे कि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है तो फलन एक एक ही नहीं है। और आच्छादक के लिए आप ये देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याएं छूट रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी संख्याएं जैसे 0 1, इनका आपको पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। तो दूसरे के लिए ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है, ये ना तो एक एक ही हो रहा था और ना ही आच्छादक हो रहा था। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं, इस प्रकार से दिया है कि ए क्रॉस बी, यानी इनका ए और बी का कार्तीय गुणन करा दिया आपने, ठीक है, और बी क्रॉस ए। तो इस प्रकार से है कि एफ ए बी बराबर एफ बी ए, एक ही आच्छादी यानी बाइजेक्टिव फलन है, आपको इस प्रकार से करना। तो अपन ने डायग्राम ले लिया, इस प्रकार से मान लिया कि आपका ए क्रॉस बी जो है वो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ इस प्रकार से कुछ बन के निकल के आ रहा, ठीक है। और बी क्रॉस ए जब आप करा रहे तो आप देख रहे थे कि यहां से ये निकल के आना था, एफ ए बी बराबर बी ए निकल के आना था। इसका मतलब क्या कि ए बी बराबर बी ए, तो फिर बी सी बराबर सी बी, सी डी डी सी के बराबर होगा, डी ई डी के बराबर होगा, ई एफ एफ ई के बराबर होगा। तो इस प्रकार से बनेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सिंगल सिंगल मैपिंग हो रही है, यानी प्रांत में के जो अवयव हैं, ये जो प्रांत के अवयव हैं उनके सबका आपको
मैपिंग मिल रही है। और अगर हम सह प्रांत की बात कर लें तो सह प्रांत में भी हर एक के लिए मैपिंग हो रही है, यानी एक एक की भी हो रहा है और आच्छादक भी हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक एक की भी है और आच्छादक है, अतः फलन एक एक की आच्छादी है। ठीक है, किस प्रकार से करना है उसको देख लीजिए। देखिए आपको फलन दिया है f such that a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a में क्या दिया है कि f a b बराबर b है, ये दिया है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a b के लिए, नहीं a क्रॉस b के लिए ये दिया। अब अपन ने मान लिया, माना a क्रॉस b जो था वो a b b c c d d a d e इस प्रकार से था, तो आपको b क्रॉस a क्या मिल रहा, b क्रॉस a किस हिसाब से मिल रहा, फलन के हिसाब से। ये जो फलन दिया आपको उस हिसाब से मिल रहा, क्या मिल रहा आपको, बी ए सी बी डी सी ई डी इस प्रकार से मिल रहा। तो यहां आपने देखा कि यदि fx1 बराबर fx2 तो इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2, इसलिए फलन एक ही है। क्यों, क्योंकि प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त होता है, फलन एक ही। इसी प्रकार आप यहां देख रहे हैं कि प्रत्येक एफ ए बी बराबर बी ए के लिए, एफ ए बी बराबर बी ए के लिए आप क्या देख रहे हैं कि फलन आच्छादक होगा। क्यों होगा, क्योंकि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का प्रांत में निश्चित और अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए फलन आच्छादक है। तो जब एक एक की भी है आच्छादक भी है तो हम ये कहेंगे कि एक एक की आच्छादी है। 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 9 कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए कोई जो स्मॉल n है वो बिलोंग्स टू हो रहा। अब वो कह रहा है कि आपको fx या fn जो दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि n विषम है तो n प्लस 1/2 और यदि n सम है तो n/2 द्वारा परिभाषित एक फलन f n सच दैट n डैश टू n है। बताइए क्या फलन f एक एक की आच्छादी है, क्या फलन f एक एक की आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आपको फलन दिया है f जो दिया है किसमें दिया है, f n टेंड्स टू n में दिया है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि fn बराबर n विषम है तो n प्लस 1/2 और जब n सम है तो n/2। अब इसमें आप डायग्राम बनाएंगे तो देखिए n से अगर हम n की बात करें तो एक क्या है, सम है, तो जब सम है तो सम में रखेंगे, तो जब आप सम में रखोगे तो सम में रखने पर क्या मिलेगा, आप एक विषम है। ठीक है, तो एक विषम है तो कहाँ रखेंगे, आप यहाँ रखेंगे पहले वाले में। तो जब आप एक का मान वहां रखते हैं तो क्या मिलता है आपको 1 प्लस 1/2 यानी 1 मिलेगा, तो 1 के लिए क्या मिलेगा 1। और जब आप x का मान 2 रखते हो तो क्या n सम है तो यहाँ n/2 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 के लिए भी 1 बन रहा। इसी प्रकार जब आप 3 रखोगे तो चूंकि 3 विषम है, 3 विषम है तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 3 प्लस 1/2 तो ये कितना बना 4/2 यानी 2 बना, तो 3 के लिए 2 बनेगा। इसी प्रकार जब आप 4 रखोगे तो चूंकि 4 आपका सम है तो 4/2 बनेगा, 2 4 के लिए भी 2 आएगा। यानी जो संख्या आपकी विषम होगी विषम के लिए आपको यहां रखना है और सम के लिए आपको दूसरे वाले में रखना है। क्लियर है बात। इसी प्रकार हम बात करें 5 के लिए आपको 3 बनेगा और 6 के लिए भी 3 बनेगा। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि 1 के लिए 1 हो रहा, 2 के लिए 1 हो रहा, 3 के लिए आपको 2 हो रहा और 4 के लिए भी 2 हो रहा। तो एक एक ही नहीं हुआ, एक एक ही नहीं हुआ लेकिन आच्छादक होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी अवयव है वो छूट नहीं रहा, कोई भी अवयव छूट नहीं रहा। तो क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक एक ही नहीं होगा, प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव यानी f1 के लिए भी 1 बन रहा और f2 के लिए भी 1 बन रहा का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित नहीं है, फलन एक एक ही नहीं है। और अगर हम आच्छादक की बात करें तो सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव का निश्चित पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, फलन आच्छादक है। तो एक एक ही नहीं है, आच्छादक है, इसका मतलब एक एक ही आच्छादी नहीं है। मतलब अगर दोनों को इकट्ठा करें एक एक ही और आच्छादक मिलके क्या बनाता है एक एक ही आच्छादी। ठीक है, तो फलन एक एक ही आच्छादी नहीं हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर r-3, इसका मतलब ये है कि जो a समुच्चय है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में 3 नहीं है, और b कह रहा है कि r-1 मतलब b ऐसा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें 1 नहीं है, fx द्वारा परिभाषित है। फलन f सच दैट a टेंड्स टू b पर विचार कीजिए, क्या f एक एक ही आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो आपको ये बतलाना है और क्या कह रहा है ये आपको सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपको दे के रखा है, आपको दिया है कि a बराबर r-3 दिया और b बराबर r-1 दिया।
फलन जो है वो आपका ए से बी में है और आपको एफ एक्स दे रहा है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो चलिए अब एक एक ही सिद्ध करते हैं, कैलकुलेशन वे में दिखाएंगे। अगर आपको डायग्राम में दिखाना है तो डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम कैलकुलेशन तौर पे दिखाते हैं इसको। तो मान लिया कि माना x1 x2 बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार बिलोंग्स टू है कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू, ये ले लिया। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री बराबर आप क्या दिखा रहे हैं, एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। कैंची गुणा कर लीजिए, तो जब आप कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू और एक्स वन माइनस थ्री। कैंची गुणा किया, अब यहाँ पर आप गुणा करते हैं तो ये निकल के आएगा आपको एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस का सिक्स, तीनों नीचे माइनस माइनस प्लस सिक्स, ठीक है। बराबर में ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका एक्स टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन और प्लस सिक्स, तीनों नहीं छह, ठीक है। तो ये एक्स वन एक्स टू, ये एक्स टू एक्स वन कट गया और प्लस छह से ये प्लस छह कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आप x1 को एक साइड ले लेते हैं, x2 को एक साइड ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री एक्स वन और ये यहां पर आया तो ये 2x1 बराबर माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू। तो ये कितना निकल के आएगा, माइनस का x1 बराबर माइनस का x2। तो यहां से आप कह रहे हैं कि x1 बराबर x2, इसीलिए फलन f जो है वो एक एक ही, इसलिए f एक एक ही है। बस इतना करना था, क्लियर है बात मेरी। अब चलिए आच्छादक के लिए देख लेते हैं। तो आच्छादक निकाल लेंगे, तो आच्छादक किस प्रकार से दिखाना है आपको आच्छादक, कि मान लिया अब माना y जो है वो b में है, माना y बिलोंग्स टू b। अब y बिलोंग्स टू b किस प्रकार से है कि r माइनस आपको एक दिया था, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि एफ एक्स और y होता है, एफ एक्स बराबर y, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू निकालिए तो क्या दिया था आपको, एफ एक्स का मान दिया था आपको x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री बराबर y। कैसे गुणा कर लीजिए, यहां से x का मान निकाल लेते हैं, तो x माइनस टू बराबर x माइनस थ्री और ये y, तो ये हो गया x माइनस टू बराबर एक्स वाई माइनस थ्री वाई, ठीक है। एक्स वाई को 75 करें तो x माइनस एक्स वाई बराबर माइनस का टू, उस तरफ गया तो प्लस का टू माइनस का थ्री वाई। एक्स कॉमन निकालते तो ये बचा वन माइनस वाई बराबर टू माइनस थ्री वाई। यहां से आप x का मान निकालें तो टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये निकला है x का मान। अब x का मान आप एफ एक्स बराबर वाई, इसमें जो आपको x की वैल्यू दी थी वहां रख देंगे, ठीक है। तो एफ एक्स, अब हम ये दिखाएंगे कि एफ एक्स बराबर वाई हो रहा कि नहीं, तो हम ये दिखाएंगे कि प्रत्येक y जो कि b में है, b के लिए इस प्रकार से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे कि आपको एफ एक्स बराबर एफ एक्स, अब एफ एक्स क्या था, तो x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू निकली आपकी, तो ये हो जाएगा एफ एक्स की जगह आप रोकना है टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है ना। तो अब एफ एक्स में आप मान रख देंगे, तो एफ एक्स आपका था एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, कैसे देखिए, x की जगह आपको ये रखना है टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस टू अपॉन टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस तीन। इसको हल कर लेंगे, तो जब आप इसको हल कर रहे हैं तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है आपका टू माइनस थ्री वाई माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू वाई, ठीक है, अपॉन ये बचा वन माइनस वाई और ये हो गया आपका टू माइनस थ्री वाई माइनस तीन का गुणा करेंगे तो तीन और प्लस का थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो वन माइनस वाई वन माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का टू माइनस का टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचा आपका, ये बचा आपको माइनस का वाई और नीचे कितना बच रहा है, ये प्लस माइनस तीन वाई प्लस तीन वाई कट गया माइनस एक, तो ये कितना हो गया, ये बच गया आपको एफ एक्स बराबर वाई। तो यहाँ से आप कह रहे हैं इसलिए फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक। तो ऐसे करना था इसको, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों को देख लेते हैं। और मैंने आपको बता रखा है कि चैप्टर नंबर 1 से बहुविकल्पी सवाल एक आपको निश्चित तौर पे आएगा, तो दोनों ही सवाल आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट हो जाते हैं।
बहुविकल्पी सवाल आपको आएगा ही आएगा चैप्टर 1 से, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है 11वां सवाल। तो 11वां सवाल कह रहा है कि एफ आर टेंड्स टू आर के लिए, यानी आर से आर में कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 द्वारा परिभाषित है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन को आप अगर सोचने की कोशिश करें और अगर आप डायग्राम में सोचते हैं, ठीक है, ये आर से आर के लिए आपको फलन मान लीजिए एफ दे रहा है इस प्रकार से। तो मान लीजिए अगर आप x का मान 1 रखेंगे तो यहां पर भी आपको 1 मिलेगा, अगर आप -1 रखेंगे तो यहां पर भी आपको 1 मिलेगा, तब भी ठीक है ना। एक के लिए भी 1 मिलेगा और -1 के लिए भी 1 मिलेगा। अगर आप 2 रखेंगे तो घात 4 थी तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और अगर आप -2 भी रखते हैं तो भी आपको 16 मिलेगा, यानी 2 के लिए भी मिल रहा है, -2 के लिए भी मिल रहा है। एक चीज और है, ये जो आपका सह प्रांत है, इसमें जो नेगेटिव वाली संख्याएं होंगी जैसे -1 -2, इसके लिए कोई भी मैपिंग नहीं बनेगी, समझ लेना बात मेरी। यानी इसका मतलब क्या कि 1 के लिए भी 1 मिल रहा, -1 के लिए भी 1 मिल रहा, 2 के लिए 16 मिल रहा, -2 के लिए भी 16 मिल रहा, तो एक एक ही नहीं कहलाया, सिंगल सिंगल नहीं हो रही, इसका मतलब एक एक ही नहीं कहलाया। अब जब एक एक ही नहीं है तो आच्छादक की बात करें तो आच्छादक में आपकी निगेटिव संख्याएं छूट रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन। अब जरा इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि मान लो अगर डायग्राम में अपन इस प्रकार से सोचते हैं आर से आर के लिए, किस प्रकार से कि मान लो अगर 1 है x का मान तो यहां पर आपको 3 मिलेगा, ठीक है ना। मान लो अगर 0 है तो यहां पर आपको 0 मिलेगा। मान लो अगर यहाँ 1/3 होता, ठीक है, तो आपको क्या मिलता, 1 मिलता। मान लो अगर -1 होता तो आपको क्या मिलता, -3 मिलता। अगर मान लो यहाँ पर 0.6 होता तो यहाँ पर आपको माइनस का 10, यहाँ पर 0.18 मिलता। तो कहीं ना कहीं सिंगल सिंगल मैपिंग हो रही है, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक एक की भी हो रहा था और आच्छादक भी हो रहा था। इस प्रकार से आपको सोचना था, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको ये प्रश्नावली 1.2 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर आप जितना शेयर कर सकते हो उतनी आप मेरी मेहनत को सफल बनाइए और आप अपनी मेहनत रेगुलर तौर पे करते जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।